दिल्ली के रामलीला मैदान में झाड़ियों से बरामद हुए सड़ेगले इंसानी अंग एक ऐसी खौफनाक हत्या की कहानी बयान करते हैं जो रिश्तों के काले सच को उजागर करती है। क्या एक मां और बेटा अपने ही घर में इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकते हैं और महीनों तक राज छिपा सकते हैं? अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है जो रोंगटे खड़े कर दे, तो क्राइम गाथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यह बात 2022 की है, जब दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। पूर्वी दिल्ली का पांडव नगर इलाका, जहां रोजमर्रा की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, 5 जून की उस दोपहर एक भयानक रहस्य का गवाह बन गया। रामलीला मैदान, जो आमतौर पर उत्सवों और त्योहारों की रौनक से भरा रहता है, उस दिन एक डरावने अपराध का केंद्र बन गया। मैदान की घनी झाड़ियों में एक लावारिस प्लास्टिक का बैग पड़ा था। किसी राहगीर की नजर उस पर पड़ी। बैग से आने वाली बदबू या उसकी अजीब आकृति ने उसे सतर्क कर दिया। उसने तुरंत पांडव नगर पुलिस स्टेशन को खबर दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। शुरू में सब कुछ एक सामान्य जांच जैसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने बैग खोला तो वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। बैग के अंदर एक इंसानी पैर था, बुरी तरह सड़ागला, कीड़ों से भरा हुआ। यह दृश्य इतना भयावह था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए ठिठक गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े अपराध की शुरुआत थी। पुलिस ने तुरंत आसपास की तलाशी शुरू की। कुछ ही दूरी पर एक और प्लास्टिक का बैग मिला। उसे खोलते ही दूसरा इंसानी पैर निकला। दोनों पैरों की हालत देखकर साफ था कि ये किसी पुरुष के थे और इन्हें किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि ये एक हत्या का मामला है और कातिल ने लाश को टुकड़ों में बांटकर फेंका है ताकि मृतक की पहचान मिटाई जा सके। अगले 3-4 दिनों तक रामलीला मैदान की झाड़ियां पुलिस की जांच का केंद्र बन गई। हर दिन एक नया बैग मिलता और हर बैग एक नया रहस्य खोलता। एक बैग से 2 जांघें बरामद हुई, दूसरे से 2 हाथ, और फिर एक बैग में एक सिर मिला। लेकिन सिर की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना असंभव था। सड़न ने आंखों, नाक और मुंह को पूरी तरह विकृत कर दिया था। कुल मिलाकर 2 पैर, 2 जांघें, 2 हाथ और एक सिर बरामद हुए, लेकिन धड़ और बाकी हिस्से गायब थे। पुलिस ने पूरे मैदान को छान मारा। हर झाड़ी, हर नाले की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ और नहीं मिला। यह मामला अब सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रहा था। कातिल ने न सिर्फ कत्ल किया था, बल्कि लाश को इस तरह बांटा था कि कोई सबूत न बचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने इन टुकड़ों को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवाया। वहां डीएनए टेस्ट और अन्य जांच के लिए सैंपल लिए गए। पुलिस ने आसपास के इलाकों की भी तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला जितना खुल रहा था, उतना ही उलझता जा रहा था। लाश के टुकड़ों की हालत देखकर साफ था कि कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था। टुकड़ों पर चाकू या किसी धारदार हथियार के निशान थे और सड़न से लग रहा था कि हत्या कुछ दिन पहले हुई थी। मामला इतना संगीन था कि पांडव नगर पुलिस से केस छीनकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच की कमान संभाली, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि न कातिल का कोई सुराग था, न मृतक की पहचान हो पा रही थी। सिर्फ इतना तय था कि लाश किसी पुरुष की थी, जिसकी उम्र करीब 40 से 50 साल थी। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। सबसे पहले आसपास के सभी थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट्स खंगाली गई। सिर्फ पूर्वी दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ थानों में भी तलाश की गई। दर्जनों रिपोर्ट्स देखी गई, लेकिन कोई भी मृतक से मेल नहीं खा रही थी। कातिल ने अपना खेल इतनी सफाई से खेला था कि कोई लिंक नहीं छोड़ा था। पुलिस ने रामलीला मैदान के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घंटों की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए,
महीने गुजर गए, लेकिन केस जस का तस बना रहा। पुलिस की टीम हताश होने लगी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार फैसला किया गया कि सभी सीसीटीवी फुटेज को दोबारा और इस बार ज्यादा तसल्ली से देखा जाए। ये दोबारा जांच ही थी जिसने पहली कामयाबी दी। रामलीला मैदान के पास लगे एक कैमरे की फुटेज में 31 मई और 1 जून की रात 2 लोग दिखाई दिए। दोनों के हाथों में प्लास्टिक के बैग थे और वे मैदान की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वे ही दोनों लौटते हुए नजर आए। फुटेज से साफ था कि उनमें से एक महिला थी और एक पुरुष, लेकिन रात का वक्त था, रोशनी कम थी और कैमरे की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए चेहरों को पहचानना मुश्किल था। फिर भी ये एक दिशा थी, एक सुराग था। पुलिस ने इस लीड को पकड़कर जांच आगे बढ़ाई और गहराई से पड़ताल करने पर एक और फुटेज मिली, 1 जून की, जिसमें वही पुरुष और महिला प्लास्टिक बैग लेकर मैदान की ओर जाते दिखे। इस बार भी चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कपड़े और बॉडी लैंग्वेज पहले वाली फुटेज से मेल खा रहे थे। पुलिस के पास अब इतना ही सुराग था कि इस कत्ल में 2 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे कौन थे, कहां से आए थे, ये अब भी एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने आसपास के तमाम इलाकों में उनकी तलाश शुरू कर दी। गली गली, दुकान दुकान पूछताछ हुई। फुटेज के स्क्रीनशॉट्स दिखाकर लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। इसी दौरान पुलिस की एक टीम ने रामलीला मैदान के आसपास की हर कॉलोनी में घर घर जाकर पूछताछ शुरू कर दी। मकसद था ये जानना कि कहीं कोई व्यक्ति गायब तो नहीं है, कोई ऐसी गुमशुदगी जिसे अब तक थाने में दर्ज नहीं कराया गया हो। लाख कोशिशों के बावजूद शुरू में कुछ नहीं मिला। ऐसा लगने लगा था कि कातिलों ने न सिर्फ लाश के टुकड़े बड़ी चालाकी से फेंके थे, बल्कि अपनी पहचान मिटाने का पूरा इंतजाम किया था। 6 महीने बीत चुके थे, जून से नवंबर आ चुका था। मामला ठंडा पड़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाई। घर घर जाकर की गई पूछताछ काम आ गई। पुलिस को पता चला कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला एक शख्स, अंजन दास, पिछले 5-6 महीनों से गायब है। पुलिस ने तुरंत सभी थानों में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाशी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज ही नहीं थी। यह बेहद अजीब था। किसी का महीनों तक गायब रहना और परिवार का पुलिस में शिकायत न करना, कुछ तो गड़बड़ थी। पुलिस तुरंत अंजन दास के घर जा पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर एक महिला और एक नौजवान बाहर आए। पुलिस की आंखों में चमक आई। सीसीटीवी फुटेज की वे धुंधली तस्वीरें उनके दिमाग में घूम गई। क्या ये वही 2 लोग थे? संदेह गहराने लगा। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। सवाल कड़े थे और जवाब घुमावदार। महिला का नाम पूनम देवी था और नौजवान दीपक, जो पूनम का बेटा था। पहले तो दोनों टालमटोल करते रहे, लेकिन ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छिपा पाए। पूछताछ में पता चला कि अंजन दास 6 महीने पहले तक इसी घर में पूनम और दीपक के साथ रहता था। इधर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में रखे लाश के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच पूरी हो चुकी थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में साफ हो गया कि बरामद किए गए अंग अंजन दास के ही थे। अब पुलिस को सिर्फ एक पक्का सबूत चाहिए था। घर की तलाशी में वो सबूत भी मिल गया। पूनम और दीपक के घर से वही कपड़े बरामद हुए जो 31 मई और 1 जून की रात सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे। अब झूठ का कोई सहारा नहीं बचा था। पुलिस के पास सबूत थे, कातिल थे। अब सिर्फ कत्ल की वजह जाननी बाकी थी। पूनम और दीपक ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया और उनकी कहानी सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पूनम देवी झारखंड की रहने वाली थी। महज 13 साल की उम्र में उसकी शादी सुखदेव तिवारी नाम के एक शख्स से कर दी गई थी। इस शादी से एक बेटी हुई और कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर सुखदेव नौकरी की तलाश में दिल्ली चला आया। पूनम को उम्मीद थी कि वो जल्द लौटेगा या उसे अपने पास बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सालों तक इंतजार करने के बाद भी
सुखदेव की कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार 1997 में पूनम अपनी बेटी को साथ लेकर दिल्ली आ गई। उसका मकसद था सुखदेव को ढूंढना। दिल्ली की तंग गलियों में, अनजान शहर में वो सुखदेव की तलाश में भटकती रही। हर दरवाजे पर पूछताछ की, लेकिन सुखदेव का कोई अतापता नहीं मिला। इसी दौरान त्रिलोकपुरी में उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक शख्स से हुई। अकेलेपन और गरीबी से जूझ रही पूनम अब रमेश के साथ रहने लगी। रमेश से पूनम के 3 बच्चे हुए, एक बेटा दीपक और 2 बेटियां। लेकिन जिंदगी ने यहां भी पूनम को धोखा दिया। रमेश शराबी था, कोई काम धंधा नहीं करता था। घर में अक्सर झगड़े होते थे। इस बीच एक और दुख ने पूनम को तोड़ दिया। उसकी एक बेटी, जो सिर्फ 4 साल की थी, छत से गिरकर मर गई। यह हादसा पूनम के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। लेकिन जिंदगी चलती रही। गरीबी और परेशानियों के बीच दिन कट रहे थे। 2011 में पूनम की मुलाकात अंजन दास से हुई। अंजन एक लिफ्ट मैकेनिक था, मेहनती और मेहनतकश। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही प्यार हो गया। 2016 में रमेश की मौत हो गई। पति के जाने के बाद पूनम पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, लेकिन अंजन उसके साथ था। 2017 में पूनम ने अपने बच्चों के साथ अंजन दास के साथ रहना शुरू कर दिया। घर वही था, किरदार बदल गए थे। लेकिन जल्द ही पूनम को पता चला कि अंजन पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी और 8 बच्चे बिहार में रहते थे। अंजन को भी शराब की लत थी और पूनम के साथ रहते हुए उसने अपना काम धंधा भी छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह पूनम पर निर्भर हो गया था। अपने बिहार के परिवार को खर्चा भेजने के लिए अंजन अक्सर पूनम के गहने और पैसे चुराने लगा। 2000 में पूनम के बेटे दीपक की शादी हो गई। शादी के बाद दीपक अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। पूनम की एक बेटी की भी शादी हुई, लेकिन उसका तलाक हो गया। वो बेटी अब अपनी मां पूनम के साथ ही रहने लगी। इसी बीच पूनम को पता चला कि अंजन उसकी तलाकशुदा बेटी और दीपक की पत्नी यानी अपनी बहू पर बुरी नजर रखता था। उसने कई बार दोनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात पूनम और दीपक के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। जब दीपक को यह सब पता चला तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। उसी पल से अंजन दास की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी थी। 30 मई 2022 की रात त्रिलोकपुरी के उस घर में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। पूनम और दीपक ने मिलकर अंजन को शराब पिलाई, जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही शराब और दवा का असर हुआ, दीपक ने पहले से खरीदा हुआ डैगर निकाला और अंजन के गले पर ताबड़तोड़ वार किए। उसने पूरे शरीर पर कई वार किए, जिससे अंजन की तुरंत मौत हो गई। कत्ल के बाद लाश पूरी रात कमरे में पड़ी रही। अगली सुबह तक खून जम चुका था। मां बेटे ने मिलकर पहले खून साफ किया, फिर लाश को टुकड़ों में बांटने का खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने पूरे शरीर को काटकर छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें पॉलिथिन में भरकर फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। 31 मई की रात जब टुकड़े फ्रिज में रखे थे, पूनम और दीपक ने पहले हिस्से को निकाला और रामलीला मैदान की ओर करीब 200 मीटर दूर जाकर टुकड़ों को फेंक दिया। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी वो उसी रात की थी। अगले 3-4 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन और रात वे फ्रिज से लाश के टुकड़े निकालकर रामलीला मैदान की झाड़ियों और पास के गंदे नाले में फेंकते रहे। जब सारे टुकड़े ठिकाने लग गए, तब पूनम और दीपक ने घर की सफाई शुरू की। उन्होंने फिनाइल से पूरे घर को धोया, फ्रिज को साफ किया और कमरे की दीवारों को पेंट करवा दिया ताकि कोई सबूत न बचे। 6 महीने बीत चुके थे और पूर्ण दीपक कानून की पकड़ से बाहर थे। अंजन दास का राज अब भी राज बना हुआ था। दोनों ने अपने अपराध को छिपाने में पूरी तरह कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। गहन जांच के बाद सच्चाई सामने आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और घर से मिले कपड़ों ने पूनम और दीपक को बेनकाब कर दिया। आखिरकार
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गुनाह अब दुनिया के सामने थे। कत्ल की वजह थी रिश्तों में छिपा वो अंधेरा जो बदले की आग में तब्दील हो गया था। आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की घंटी बजी। रामबाबू ने जेब से सेलफोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। उसका मन हसरतों से भर उठा। फोन उसकी प्रेमिका रेखा का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, इस वक्त कैसे फोन किया? रेखा ने जवाब देने की बजाय सवाल किया। तुम कहाँ हो? अपनी दुकान पर हूं, रामबाबू ने कहा। मैं अभी अभी करछना आई हूं, रेखा ने बताया। फौरन आकर मुझसे मिलो। रामबाबू जानता था कि रेखा का आना मतलब कोई प्रोग्राम पक्का है। उसने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। मिलने को इतनी उतावली हो? ऐसा ही समझ लो। फौरन वहां पहुंचो जहां हमारा मिलन होता है, रेखा ने कहा। यार, समझा करो, दुकानदारी का टाइम है, ग्राहकों की भीड़ लगी है, दुकान छोड़ना मुश्किल है। रामबाबू ने मजाक में टालने की कोशिश की। उसने कहा, अभी अभी आई हो तो अपनी बहन से गपियाओ। प्रोग्राम शाम या रात को भी हो सकता है। लेकिन रेखा का लहजा गंभीर था। रामबाबू, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। फौरन आकर मुझसे मिलो। ना हो तो मेरा मरा मुंह देखो। यह सुनकर रामबाबू समझ गया कि बात शारीरिक मिलन की नहीं, कुछ और है। उसने अपनी चाय की दुकान नौकर को सौंप दी और रेखा से मिलने चल पड़ा। करछना में रामबाबू का एक दोस्त अकेला रहता था, जो रेखा और रामबाबू के अनैतिक संबंध का राजदार था। उसी के मकान में दोनों का मिलन हुआ करता था। रामबाबू जानता था कि रेखा वही उसका इंतजार कर रही होगी। वो जल्दी से दोस्त के घर पहुंच गया। रेखा वहां थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ दिख रही थी। रामबाबू को देखते ही रेखा उससे लिपट गई और बिलखते हुए बोली, रामबाबू, प्यार के अलावा मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूं। मेरा बेटा लक्ष्य बहुत बीमार है, उसे बचा लो। रेखा, सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखो, रामबाबू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। उसने रेखा के आंसू पोंछे और पूछा, लक्ष्य को क्या हुआ है? रेखा सिसकते हुए बोली, पता नहीं, तकरीबन 10 दिन पहले बुखार आया था। उसके बाद से हालत बिगड़ती गई। बुखार उतरा नहीं और कुछ दूसरी बीमारियों ने भी जकड़ लिया। तुम्हारे पति या ससुराल वालों ने इलाज नहीं कराया? रामबाबू ने पूछा। पति ही किसी लायक होता तो क्या गम था? रेखा के मुंह से कराहन निकली। ससुर गांव के झोलाछाप डॉक्टर से 10 रुपए की 3 पुड़िया ले आता था। उस दवा का लक्ष्य पर कोई असर नहीं हुआ। रेखा के आंसू फिर बहने लगे। आज मुझे लगा कि अगर लक्ष्य का सही इलाज नहीं हुआ तो वो 2-4 दिन में मर जाएगा। इसीलिए मैं उसे लेकर करछना आ गई। तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे बेटे को बचा लो। जीवन भर जैसे चाहोगे, दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। रामबाबू ने रेखा को दिलासा दिया। हमारे संबंध के हिसाब से लक्ष्य सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। चिंता मत करो, मैं उसका इलाज कराऊंगा। पहले रोना बंद करो और आंसू पोंछ लो। रेखा को रामबाबू से जो उम्मीद थी, वो टूटी नहीं। उसने आंसू पोंछे और मनोबल बढ़ा। रामबाबू उसे अपनी बहन के घर ले गया। लक्ष्य की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। बच्चे की आंखों की रोशनी बुझ सी रही थी और सांसें अटकटक कर चल रही थी। वो मरने की कगार पर था। करछना इलाहाबाद का एक प्रगतिशील कस्बा है, जहां अच्छे डॉक्टर और नर्सिंग होम है। फिर भी रामबाबू को लगा कि लक्ष्य को जिस इलाज की जरूरत है, वो करछना में नहीं मिलेगा। इलाहाबाद में ही उसका सही इलाज हो सकता है। उसने रेखा से कहा, अंश और सुख को यही छोड़ दो, तुम्हारी बहन संभालेगी। लक्ष्य को लेकर इलाहाबाद चलने को तैयार रहो, मैं जीप लेकर आता हूं। यह कहकर वो तेजी से निकल गया। रामबाबू अपने घर गया। अपनी सारी जमा पूंजी, जो करीब 30,000 रुपए थी, एक बैग में रखी। साथ में 2 जोड़ी कपड़े और जरूरी सामान भी लिया। फिर उसने एक जीप किराए पर ली
और रेखा की बहन के घर पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में रेखा और रामबाबू लक्ष्य को लेकर इलाहाबाद रवाना हो गए। 30 वर्षीय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र के गांव भरवरा की रहने वाली थी। उसकी मौसी सुशीला इलाहाबाद के नैनी थाना क्षेत्र के धनुआ गांव में लल्लू राम तिवारी से ब्याही थी। सुशीला अक्सर अपनी बहन सरला, बदला हुआ नाम, से मिलने आती थी। करीब 10 साल पहले जब सुशीला भरवरा आई तो सरला ने रेखा की शादी की बात छेड़ी। दीदी, सयानी लड़की माँ बाप की छाती पर बोझ होती है। रेखा भी सयानी हो गई है। कई जगह रिश्ते की बात चली, लेकिन दहेज की मांग पर अटक गई। अच्छे घरों की मांग इतनी है कि हम पूरी नहीं कर सकते। जहां दहेज कम मांगते हैं वे घर हमें नहीं सुहाते। समझ नहीं आता कि रेखा का बोझ कैसे उतरे। उसके हाथ पीले हों तो हम गंगा नहा ले। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। समझो, रेखा का घर बस गया। सरला का चेहरा चमक उठा। वो कैसे? सुशीला बोली, मेरे जेठ जमुना प्रसाद का लड़का रवि है। मैं उसके साथ रेखा की शादी की बात चलाती हूं। मुझे यकीन है ससुराल वाले मेरी बात नहीं टालेंगे। रेखा के आने से मुझे भी सहारा मिलेगा। सरला ने कहा, दीदी, रवि की शक्ल सूरत तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार वाले फक्कड़ हैं। सुना है रवि भी कमाता नहीं, दिन भर गांव में आवारगी करता है। सुशीला ने समझाया, नौजवानी की मटरगश्ती को आवारगी नहीं कहते। रवि हमारे खेतों की देखभाल करता है, ज्यादातर हमारे ही घर में रहता है। समझ लो, हमने उसे गोद लिया है। रेखा का जीवन मजे से बीतेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। सरला ने मन ही मन हिसाब लगाया। सुशीला का धनुआ में मकान और खेती की कीमत करोड़ों में होगी। लाखों के गहने होंगे। उनकी कोई संतान नहीं है और रवि को उन्होंने गोद लिया है। रवि उनकी सारी संपत्ति का वारिस होगा। जो रवि का, वो रेखा का। उसकी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। सरला खुश हो गई। उसने पति से बात की और वो भी रवि से रेखा की शादी को राजी हो गया। ससुराल पक्ष सुशीला की मुट्ठी में था। औपचारिक बातचीत के बाद रेखा और रवि का विवाह हो गया। रेखा मायके से विदा होकर ससुराल आ गई, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही रेखा की उम्मीदें टूटने लगी। एक महीने में रवि की सारी हकीकत खुल गई। रवि पक्का स्मैकिया था। सुबह से रात तक स्मैक का नशा करता। 3 साल पहले उसकी शादी कटरा बाजार बटा की एक लड़की से हुई थी, लेकिन नशे की लत के कारण वो उसे छोड़कर मायके चली गई थी। रवि अपने चाचा चाची, लल्लू राम और सुशीला की खेती की देखभाल करता था, लेकिन लापरवाही से। खेतों में मजदूर काम करते थे, लेकिन कोई काम समय पर या ठीक नहीं होता था। जमुना प्रसाद और लल्लू राम के मकान अगल-बगल थे। रेखा ने रवि को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हार गई। एक दिन वो सुशीला के पास पहुंची। मौसी, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। रवि नशेड़ी, कामचोर और तलाकशुदा है। मेरा भविष्य क्या होगा? सुशीला ने उपदेश दिया, बिटिया, आजकल कोई लड़का दूध का धुला नहीं होता। नौजवानी में सब कुछ न कुछ पाले रखते हैं। प्यार में ताकत होती है। रवि को प्यार से समझाओ, वो सुधर जाएगा। बिगड़े लड़कों की शादी इसलिए की जाती है कि वे सुधर जाएं। रेखा ने कहा, मैं सब कोशिश कर चुकी, लेकिन रवि चिकना घड़ा है। सुशीला बोली, तुम्हारे प्यार में कोई कमी होगी। कोशिश करती रहो, रवि जल्द सुधर जाएगा। रेखा ने सुशीला की सलाह मानी और रवि पर प्यार लुटाया। उसे समझाया कि नशा शरीर को खोखला करता है, गैरत मर जाती है और समाज में इज्जत खत्म हो जाती है। लेकिन रवि नहीं बदला। रेखा ने फिर सुशीला से गुहार लगाई, मौसी, मैं सब करके हार गई। रवि सुधरना नहीं चाहता। उसे नेक इंसान बनाने के लिए तुम कुछ करो। सुशीला बोली, पति पत्नी के मामले में मैं क्या कर सकती हूं? जो समझाने से नहीं सुधरते, वे औलाद का मुंह देखकर सुधर जाते हैं। जल्दी मां बन जाओ। संतान होने पर रवि को जिम्मेदारियों का एहसास होगा
और वो नशा छोड़ देगा। रेखा ने इस सलाह पर अमल किया। उसने एक एक कर अंश, लक्ष्य और सुख नाम के 3 बेटों को जन्म दिया। लेकिन रवि को न जिम्मेदारी का एहसास हुआ, न उसने नशा छोड़ा। उसने रेखा के सारे गहने भी नशे की भेंट चढ़ा दिए। रेखा ने फिर सुशीला से शिकायत की। सुशीला का रुख बदल गया। तुम्हारा पति है, तुम जानो। बिना दहेज के मैंने तुम्हारी शादी कराई। ये क्या कम है? एहसान मानने की बजाय तुम शिकायतें लेकर आती हो। सुशीला की बात से रेखा को गहरी ठेस लगी। वो ससुराल का काम निपटाने के बाद सुशीला के घरेलू काम करती थी। सुशीला 65 साल की थी और लल्लू राम 70 के। दोनों बीमार रहते थे। रेखा उनकी सेवा इसलिए करती थी कि शायद वे रवि या उसे अपनी संपत्ति का वारिस बना दे। लेकिन सुशीला के ताने ने रेखा को निराश कर दिया। उसने सोचा कि रवि की शादी इसलिए कराई गई क्योंकि कोई और लड़की उसे स्वीकार नहीं करती थी। सुशीला ने उसकी मां के साथ धोखा किया और रवि को गोद लेने का झांसा दिया। रेखा को लगा कि सुशीला और लल्लू राम अपनी दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं, जो 1 इंच जमीन या 1 रुपया भी नहीं देंगे। रेखा ने तय किया कि इनके भरोसे रहना बेकार है। उसे अपने और बच्चों के भविष्य के लिए दूसरा सहारा ढूंढना होगा। धनुआ में रवि का दोस्त बब्बू पांडे आता जाता था। वो नशेड़ी नहीं था और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार था। रेखा ने बब्बू की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। उसे लगा कि बब्बू अपनी चाहत जाहिर करना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। रेखा को प्यार और सहारे की जरूरत थी। रवि नशे के कारण खोखला हो चुका था और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। एक दिन रेखा ने बब्बू से कहा, मैंने नोटिस किया तुम मुझे घूरते हो। बब्बू ने मौका देखकर कहा, भाभी, मैं तुम्हें मोहब्बत की नजर से देखता हूं। रेखा ने पूछा, 3 बच्चों की मां और नशेड़ी की बीवी ही मिली? बब्बू मुस्कुराया, 3 बच्चों की मां होकर भी तुम कुंवारी लगती हो। रवि की बदकिस्मती है कि तुम जैसी बीवी पाकर भी वो नशे का गुलाम है। मेरी किस्मत ही खराब थी। रेखा ने आह भरी, मैं तुम्हारी किस्मत बना दूं। बब्बू ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। पूरी तरह या सिर्फ मेरा बदन? रेखा ने पूछा। बब्बू ने सच कहा, तुम कुंवारी होती तो शादी की सोचता, लेकिन 3 बच्चों की मां को तलाक दिलाकर शादी नहीं कर सकता। मेरा परिवार और समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरी चाहत तुम्हारे बदन तक है, लेकिन मैं जीवन भर ईमानदारी से प्यार निभाऊंगा। न तुम्हें बदनाम करूंगा, न तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा। बब्बू की साफ गोई रेखा को छू गई। उस दिन घर खाली था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। बब्बू ने बाहें फैलाई और रेखा उसकी बाहों में समा गई। उनके बीच दैहिक संबंध बन गए। रेखा की बहन करछना में राजू पांडे से ब्याही थी। रेखा बहन से मिलने करछना जाती थी। वहां उसकी मुलाकात राजू के दोस्त रामबाबू पाल से हुई, जो चाय की दुकान चलाता था। रेखा ने रामबाबू की नजरों में अपने लिए चाहत देखी। एक दिन उसने पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? रामबाबू बोला, रेखा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहो तो शादी भी कर सकता हूं। 3 बच्चों की मां हूं, फिर भी? रेखा ने पूछा। प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, रामबाबू ने कहा। रेखा ने बब्बू के साथ अपने संबंध की बात बताई। रामबाबू ने कहा, मुझे ऐतराज नहीं। जब तक हमारी शादी नहीं होती, तुम बब्बू से भी संबंध रख सकती हो। रेखा उसकी उदारता पर हैरान थी। रामबाबू ने अपने दोस्त के घर में रेखा के साथ मिलन की जगह बनाई और दोनों के बीच संबंध शुरू हो गए। रेखा ने बब्बू को रामबाबू और रामबाबू को बब्बू के बारे में बता दिया। एक दिन उसने दोनों की मुलाकात कराई। ये मेरे प्रेमी बब्बू पांडे और ये मेरे होने वाले पति रामबाबू पाल। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे रकाबत भूलकर एक साथ रेखा से मिलने लगे। लेकिन एक दिन रेखा के मंझले बेटे लक्ष्य की तबीयत बिगड़ गई। ससुराल वालों ने झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन हालत बिगड़ती गई।
रेखा ने लक्ष्य को चादर में लपेटा, अंश और सुख को साथ लिया और करछना पहुंच गई। रामबाबू ने लक्ष्य की हालत देखी तो उसे इलाहाबाद के नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इधर लक्ष्य का इलाज चल रहा था, उधर धनुहा में सुशीला और लल्लू राम की हत्या हो गई। 14 जून 2013 को जब वे सुबह नहीं दिखे तो गांव वालों ने खोजबीन की। उनके घर के दरवाजे पर 2 ताले लगे थे। रोशनदान से झांकने पर उनकी लाशें चारपाइयों पर दिखी। पुलिस को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष राधेश्याम राय, इंस्पेक्टर नैनीराम, दरश यादव और एसआई वीपी त्रिपाठी धनुहा पहुंचे। ताले तोड़कर अंदर गए तो तिवारी दंपति की कुचली हुई लाशें मिली। पास में 20 किलो का पत्थर था जिस पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और थाना नैनी में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच में शक रवि पर गया। गांव वालों और परिजनों ने कहा कि रवि की नशे की लत के कारण सुशीला और लल्लू राम ने उसे